तो हाँ जी दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं बहुत बढ़िया हूँ। बेटा आज की वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे सारे सी इंटर स्टूडेंट्स के लिए, जिनका भी मई 2025 का अटेम्प्ट आने वाला है। जनवरी के पेपर जस्ट अब फिनिश हो गए हैं एंड अब हमारा टारगेट मई पर शिफ्ट हो गया है। एंड मई के लिए जो सबसे ज्यादा क्वेरीज यहाँ पर आ रही है, सर मई 25 के लिए अमेंडमेंट्स कितनी सारी आई हैं। तो मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया था मई 25 के लिए कोई भी यहाँ पर ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। फिर भी जो गिनती की एक दो अमेंडमेंट्स है उन्हें आज का डिस्कस करते हुए इस वीडियो के साथ रैप अप करते हैं। बहुत ज्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूंगा। तो सबसे पहली बात, आज की जो हम अमेंडमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, मेरा एक प्रिजम्पशन क्या है कि आप जनवरी 2025 के लिए ड्यूली अपडेटेड थे। तो आपका जनवरी 2025 में जो अटेम्प्ट यहां पर हुआ था उसमें अमेंडमेंट्स आपकी एप्लीकेबल थी 30 जून 2024 तक की। अब हमारे 4 महीने बाद मई 2025 में पेपर आने वाले हैं। तो ऐसे भी सेम ट्रेंड फॉलो करता है कि जून के बाद जो अगले 4 महीने के अमेंडमेंट्स हैं वो आपको अलग से कवर करनी रहेंगी। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो फॉर मई 25 एग्जाम्स आपकी 31 अक्टूबर 2024 तक की जितनी भी एडिशनल अमेंडमेंट्स है वो एप्लीकेबल होंगी। खास बात, इन 4 महीनों में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स आपकी कंपनीज एक्ट में आई नहीं है। अगर आज की अमेंडमेंट क्लास की बात करूं तो इन टोटलिटी 2 ही अमेंडमेंट्स है जो आपको करनी रहेंगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी मई 25 की अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। 1 जुलाई 2024 से 31 अक्टूबर 2024, 4 मंथ्स में जो जो अमेंडमेंट आई। और जैसा मैंने बताया, गिनती की 2 छोटी सी अमेंडमेंट है एंड एग्जाम के लिए कोई बहुत ज्यादा रेलिवेंट भी नहीं होंगी, फिर भी इनको डिस्कस हम जरूर करेंगे। सर आज की अमेंडमेंट वीडियो किन किन के लिए एप्लीकेबल है? तो भाई कोई भी देखना चाहे देख सकता है, बिकॉज अमेंडमेंट ऐसा तो बहुत ज्यादा नहीं आई है। फिर भी हमारा जो पिछले साल फरवरी में एक बैच हुआ था फेस टू फेस एंड जिसने भी जीटीपीडी लिया उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा अगर वो मई में पेपर देने वाले हैं। अगस्त 2024 में जो बैच हमने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था, फ्रेश बैच था वो भी, उसके स्टूडेंट्स भी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। एंड अभी जो नवंबर में हमने बैच स्टार्ट किया है, अभी ऑनगोइंग है, वो भी ये वाली वीडियो देख पाएंगे। तो तीनों बैचेस के लिए ये वाली वीडियोस एप्लीकेबल है। इवन दो जो हमारा नवंबर बैच चल रहा है उसमें मैंने अमेंडमेंट्स आपको क्लास के साथ साथ कवर करा दी थी, फिर भी आप मई 25 की कुछ एक दो एडिशनल जो अमेंडमेंट है उनको फिर से ट्रैक कर लेना। सो विदाउट एनी फर्दर अडू और डिस्कस करते हैं हमारी मई 2025 की अमेंडमेंट। तो गिनती की जैसा मैंने बताया 2 ही अमेंडमेंट आई है। सबसे पहली अमेंडमेंट जो आपको देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी चैप्टर नंबर 2 के रूल्स में। तो आपका जो इनकॉर्पोरेशन के रूल्स थे उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट आई है, और जो अमेंडमेंट आई है वो सिर्फ रूल 8A में आई है। तो हम एक रूल 8, 8A, 8B डिस्कस किया करते थे जब भी किसी कंपनी के नेम रिजर्वेशन की बात आती थी। रूल 8 आपको सिखाता था कब कब कंपनी का नाम आइडेंटिकल माना जाएगा। रूल 8A आपको बताता था सीजी की ओपिनियन में कौन से नाम अनडिजायरेबल है। एंड फाइनली रूल 8B आपको बताता है वो सारे वर्ड्स जो अगर आप अपने नाम में इस्तेमाल करना चाहोगे तो पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना रहता है। यहां पर जो रूल 8A आता था, आपको अनडिजायरेबल नेम्स की एक लिस्ट दी जाती थी। अगर आप अपनी मेन बुक के पेज 2.79 पर आएंगे, वहां पर आपको ये रूल 8A देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर 2 छोटे से बदलाव यहां पर हुए हैं। एक तो इस अनडिजायरेबल नेम की लिस्ट में एक क्लॉज वी आता था कि द प्रपोज नेम ऑफ निधि कंपनी अंडर द एक्ट डज नॉट कंटेन द लास्ट वर्ड निधि लिमिटेड एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेम। ये वाला क्लॉज अब यहां से हो गया है ओमिट। तो दिस क्लॉज इज इट्स एंटायरली ओमिटेड। तो अगर आप यहां पर जाएंगे तो क्लॉज वी आपका हो चुका है ओमिट। सर क्लॉज वी ऐसा क्या कहता था और उसको ओमिट क्यों किया गया, इसका इंपैक्ट? तो क्लॉज वी पहले कहता था कि आज अगर आप निधि कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट होना चाहते हैं और अगर आपके नाम के एंड में लास्ट वर्ड निधि लिमिटेड नहीं हुए तो आपके नाम को अनडिजायरेबल मान लिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है अगर निधि कंपनी की तरह आप काम करना चाहते हैं तो नाम के एंड में निधि लिमिटेड तो आना चाहिए। तो सर आज ये पॉइंट ओमिट करके सरकार क्या करना चाह रही है? मतलब निधि कंपनी बिना निधि लिमिटेड के काम करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप सीए फाइनल लेवल पर निधि कंपनी का सेक्शन पढ़ोगे 406, वो आपको सिखाएगा आज के दिन में किसी भी कंपनी को जब निधि कंपनी की तरह काम करना होता है तो डे 1 पर इनकॉर्पोरेट होते वक्त आप निधि कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकते। पहले आप एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट होते हो, फिर वहां पर कुछ नेट ऑन फंड्स, कुछ डिपॉजिट्स की रिक्वायरमेंट आपको मीट करनी पड़ती है। जब आप वो रिक्वायरमेंट मीट कर जाते हो फिर आप निधि कंपनी का टैग ऑब्टेन करने के लिए अप्लाई करते हो। कहने का तात्पर्य है आज के दिन में किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट होते ही स्ट्रेट अवे निधि कंपनी का टैग नहीं मिलता। पहले आप एक पब्लिक कंपनी की तरह बनते हो, फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स लॉ की कंप्लाई करते हो, तब अप्लाई करके आपको निधि कंपनी का टैग ऑब्टेन होता है। तो क्योंकि किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के वक्त निधि कंपनी का टैग नहीं मिलता, तो इनकॉर्पोरेशन के वक्त उसके नाम में निधि लिमिटेड अलाउ कैसे कर दें? बिकॉज वो निधि तो है ही नहीं। तो निधि कंपनी का जब टैग लेने जाएंगे तब ये वर्ड्स आपको ऐड करने रहते हैं, इसलिए क्लॉज यहां पर ओमिट हो गया। लॉजिक आपके पेपर के लिए रेलिवेंट नहीं है, अमेंडमेंट भी कोई बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, पर क्लॉज वी में ये वाला क्लॉज आपका पूरा का पूरा ओमिट हुआ। एंड लाइकवाइज इसी में क्लॉज पी आपका आता था, वो कहता था अगर आप इन फाइनेंसिंग से बिजनेस से जुड़े बिजनेस से काम कर रहे हो तो आपके नाम में ये वाले शब्द आने चाहिए। यहां पर भी एक वर्ड निधि था, तो बस ये वर्ड निधि को यहां से भी ओमिट कर दिया गया। तो निधि कंपनी से कनेक्टेड 2 जो ये पॉइंट्स आ रहे थे, एक तो क्लॉज पी के अंदर ये वर्ड निधि, इस वर्ड निधि को हम ओमिट करेंगे, एंड क्लॉज वी तो आपका पूरा का पूरा ओमिट हो गया है। ये 2 छोटी सी अमेंडमेंट्स में कहूंगा इनकॉर्पोरेशन रूल्स के अंदर हुई। तो ये आई आपकी अमेंडमेंट नंबर 1, नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर एग्जाम। एंड आज की दूसरी और आखिरी अमेंडमेंट जो आपकी आई है वो आई है फॉरेन कंपनी के रूल्स में। ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट तो है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब आपने फॉरेन कंपनी का चैप्टर पढ़ा था, लेट मी टेक यू डाउन टू द चैप्टर। तो हमारे सिलेबस के अंदर चैप्टर नंबर 11 आता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो आपका फॉरेन कंपनी से डील करता है। वो पूरा चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको कई बार कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाते थे कि एक फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है।
तो आज जब वो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस करने आएगी, अब उसका मेन जो ऑफिस है वो तो इंडिया के बाहर है, तो फॉरेन कंपनी का जुरिस्डिक्शन कौन से आरओसी को मिलेगा? तो उस पर हम हमेशा एक आंसर क्या दिया करते थे, आरओसी न्यू दिल्ली। आपकी मेन बुक पर आ जाता हूं, तो लेट मी टेक यू टू दैट चैप्टर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो आप भी अपनी बुक में फॉरेन कंपनी के चैप्टर पर आइए। फॉरेन कंपनी के टॉपिक पर अगर आप आएंगे तो ये आपका चैप्टर आता था, यहां पर आप कृपया आ जाइए पेज नंबर 11.7 पर। तो हम एक सेक्शन 380 यहां पर पढ़ा करते थे, एंड यहां पर एक नोट के जरिए मैंने आपको एक बात क्या बताई थी कि फॉरेन कंपनी को जितने भी डॉक्यूमेंट्स इस चैप्टर में फाइल करने होते हैं, दैट इज जब वो इंडिया में काम करने आएगी तो ये डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट, बाद में अपने फाइनेंशियल एनुअल रिटर्न, सारे के सारे डॉक्यूमेंट वो हमेशा कहां पर फाइल करती है, आरओसी नई दिल्ली के पास। अब इसमें एक छोटा सा बदलाव आया है, बदलाव को बड़े ध्यान से समझिएगा। इस बदलाव ने क्या कहा, आज के बाद फॉरेन कंपनी जो सेक्शन 380 वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, सर 380 वाले डॉक्यूमेंट्स मतलब 380 आपको उन सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है जो जब भी एक फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश करती है, उसको अगले 30 दिन में आरओसी के पास फाइल करने होते हैं। तो ये जो सेक्शन 380 वाले डॉक्यूमेंट्स है, ये फॉरेन कंपनी को फाइल करने होंगे आज के बाद आरओसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। तो एक नया आरओसी यहां पर अलॉट कर दिया गया है, तो इंस्टेड ऑफ आरओसी न्यू दिल्ली एक नया रजिस्ट्रार यहां पर आया जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। तो आज के बाद आरओसी नई दिल्ली की जगह रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास सेक्शन 380 वाले डॉक्यूमेंट्स अपने को फाइल करने रहेंगे। तो ये जो फॉर्म FC1 के साथ हम डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं, ये सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर इसके पास फाइल होगा। तो बस एक छोटा सा बदलाव आया है कि आज के बाद आरओसी नई दिल्ली नहीं, आरओसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास डॉक्यूमेंट फाइल होंगे। बट दिस कम्स विद अ कैच, बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा। क्या आरओसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास इस चैप्टर के सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल होंगे ना, सिर्फ सेक्शन 380 वाले। मतलब आज भी इसकी जो बैलेंस शीट है, एनुअल रिटर्न है, या इस चैप्टर के जो बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स बचते हैं, वो अभी भी किसके पास फाइल होंगे, आरओसी न्यू दिल्ली। तो फॉरेन कंपनी की जुरिस्डिक्शन पहले पूरी की पूरी आरओसी नई दिल्ली के पास थी, अभी भी आरओसी न्यू दिल्ली के पास जुरिस्डिक्शन तो है, पर जो सेक्शन 380 वाले डॉक्यूमेंट्स है, जो जब आप इंडिया में काम करने आओगे, बस उसकी जुरिस्डिक्शन अब कहां शिफ्ट हो गई है, रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास। तो बस ये एक छोटा सा बदलाव यहां पर आया है। अब यहां पर आपके लिए बस राय में देना चाहूंगा, पेपर में इस पर अब भी सवाल आ सकता है, अब भी एमसीक्यू आ सकता है। हो सकता है इंस्टीट्यूट जब एग्जामिनेशन में इसको क्वेश्चन बनाए तो इस वाली अमेंडमेंट की जगह वो गलती से ऑप्शन में आपको सिर्फ आरओसी न्यू दिल्ली दे दे। तो पेपर के अंदर अगर इस पर एमसीक्यू वाला सवाल बनता है और ऑप्शन में आपके पास आरओसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर का ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, आप आरओसी न्यू दिल्ली मार्क कराना। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो अगर पेपर में एमसीक्यू बेस्ड सवाल आया और एमसीक्यू में अगर आरओसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर का ऑप्शन है सेक्शन 380 की फाइलिंग के लिए, तो आप वही मार्क करेंगे। बाई चांस अगर ऐसा नहीं हुआ और ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिया गया और पुराने ट्रेंड के हिसाब से अभी भी आरओसी नई दिल्ली दिया गया है, वो आप मार्क कर देना। और सर अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप यही कहना कि सेक्शन 380 के डॉक्यूमेंट्स पहले आरओसी नई दिल्ली के पास फाइल होते थे, अब आरओसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, दोनों बातें आप यहां पर फिक्स कर देना। तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट यहां पर आई है, ये अमेंडमेंट आपकी सितंबर के मंथ में आ गई थी, तो इसलिए बस आप ये बात मेंशन कर देना कि पहले आरओसी नई दिल्ली के पास 380 वाले डॉक्यूमेंट्स आते थे, अब ये जाते हैं आरओसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास। इन दोनों के अलावा आपके सिलेबस में और कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये 2 अमेंडमेंट है, इसके अलावा कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो बातें आपने पढ़ी थी एज इट इज इंटैक्ट है। तो बस ये 2 छोटे से चेंजेस है जिनका आपको ध्यान रखना रहेगा। तो बस ये 2 बारीक सी अमेंडमेंट आपकी मई 2025 अटेम्प्ट के लिए हुई, और इसके साथ ही आप मई 2025 अटेम्प्ट के लिए भी ड्यूली अपडेट यहां पर हो जाते हैं। जिन भी बच्चों का सितंबर 2025 या बाद वाला अटेम्प्ट आने वाला है, डोंट वरी, जो भी आपकी एडिशनल अमेंडमेंट सितंबर के लिए आती रहेंगी वो भी अपडेट करी जाएंगी। तो सितंबर 25 के लिए मैं जस्ट फॉर नॉलेज बता दूं, नवंबर से लेकर आपकी फरवरी, सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने के अमेंडमेंट्स और हैं। तो अभी तक नवंबर टू जनवरी का मंथ तो आ चुका है, फरवरी के महीने में अभी हम हैं, तो फरवरी 25 में और क्या अमेंडमेंट आएगी। तो जस्ट फॉर योर ब्रीदर एक बात बता देता हूं, नवंबर से जनवरी इन 3 महीनों में तो अभी तक कोई भी सब्सटेंशियल अमेंडमेंट नहीं आई, तो देयर इज नो सच सब्सटेंशियल अमेंडमेंट। फरवरी 2025 इसके लिए कोई सब्सटेंशियल अमेंडमेंट आएगी तो वो विद टाइम आपको पता चल जाएगा। तो सितंबर अटेम्प्ट की भी अमेंडमेंट्स विद टाइम आती रहेगी, जनवरी अटेम्प्ट एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे आपके पेपर आते रहेंगे, जो भी एडिशनल अमेंडमेंट्स होंगी उनको करवाना मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। तो अभी आप अपनी मई 25 की तैयारी में लगिए। अमेंडमेंट का जो ये डॉक्यूमेंट अगर आपको रेफर करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा होगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, वरना तो आपने बुक में इसको अपडेट कर ही लिया होगा। चलेगा गाइस, आज की इस वीडियो को फर्दर मैं स्ट्रेच नहीं करूंगा, तो बस ये एक छोटी सी अपडेट आपकी मई 25 की अमेंडमेंट्स के लिए थी। विद दिस आई विल बी विशिंग यू गाइस ऑल द सक्सेस, और बहुत अच्छे से आप अपनी पेपर की तैयारी करिए। सी यू ऑल।